हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं DCEU की आई हुई काफी मेजर अपडेट के बारे में, जिसे वैरायटी से लेकर कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने कवर किया है। लेकिन पहली रिपोर्ट वैरायटी वालों की तरफ से ही निकल कर आई थी, जिसके बाद फिर क्या DC फैंस के बीच सुपरमैन से लेकर जैक स्नाइडर तक के हैशटैग को काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेंड करवा दिया गया, जिसमें से कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि असल में ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वैरायटी वालों के उस आर्टिकल में DCEU के यूनिवर्स से रिलेटेड ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आई थी। हालांकि उसके थोड़े बहुत हिंट मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको एज अ पोस्ट कर दे दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें से कई सारी डिटेल्स ऐसी है जिस पर अगर बैठकर एक वीडियो बनाकर अच्छे से बात की जाए, वो भी हिंदी में, तो लोगों को ये डिटेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आती है। बट याद रहे, मैं ये सारी की सारी डिटेल्स उस आर्टिकल के एक एक पॉइंट को पढ़कर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि अपने ही अंदाज में आपको ये बताऊंगा कि असल में उस आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है और उससे फ्यूचर में DCEU के यूनिवर्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ज्यादातर तो लोगों को इन्हीं डिटेल्स को जानना है, और हाँ, कई लोगों के पर्सनल ओपिनियन को भी, कि इन सारी चीजों से DC का भला हो भी रहा है या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि हर बार की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, तो वैरायटी वालों की इस रिपोर्ट में जो चीज फैंस से लेकर MCU वालों तक की तरफ से नोटिस की गई है, वो केविन फैगी की ही है कि डेविड ज़ैस्लेव यानी कि वार्नर ब्रदर्स के नए चीफ DC के भी यूनिवर्स को चलाने के लिए केविन फैगी जैसा फिगर ढूंढ रहे हैं, जो DC के यूनिवर्स की पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधे पर ले। लेकिन अगर देखा जाए तो वैरायटी वालों के उस आर्टिकल में केविन फैगी के नाम के साथ साथ बिजनेसमैन भी जोड़ा गया है, जो क्लियरली यही बताता है कि डेविड DC के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक अलग ही पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, जिसका बिजनेस माइंड इस यूनिवर्स को काफी ऊंचाइयों पर ले जाए। याद रहे, बिजनेस माइंड, जिसमें कंटेंट की कोई भी बात नहीं की जा रही। क्योंकि केविन फैगी की कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो केविन फैगी ने मार्वल के यूनिवर्स को जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी थी, वो बिजनेस नहीं बल्कि आयरन मैन जैसा कंटेंट था, जिसकी अवेयरनेस लोगों के बीच इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते आज MCU कहाँ पर है, मुझे आपको उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जाकर मार्वल का मॉडल बिजनेस के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा फोकस कंटेंट पर ही कर रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा कंटेंट रहेगी तो बिजनेस भी खुद ब खुद उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब तो MCU की तरफ से कंटेंट के नाम पर जो कंटिन्यूटी अब तक चलती आई है, उसे अब कुछ हद तक मून नाइट की सीरीज से देखकर समझ आ जाता है कि MCU वाले भी अब अपनी इस कंटिन्यूएशन में थोड़े बहुत ब्रेक डालकर ज्यादातर तो फोकस कैरेक्टर की ही ओरिजिन पर पूरी तरीके से करेंगे, जो सच में बहुत ही ज्यादा बेस्ट चीज है। जिसका फायदा बस यही है कि कोई भी नया जो MCU की सीरीज यानी कि यूनिवर्स को देखना चाहेगा, तो उसे शुरुआत से कोई भी चीज देखनी नहीं, बल्कि कहीं से भी उठाकर वो उसकी शुरुआत कर सकता है। अगेन कहूंगा, ये चीज फिलहाल तो मुझे मून नाइट की सीरीज को देखकर लग रही है। अब पता नहीं आगे के एपिसोड्स उस सीरीज के भी MCU के यूनिवर्स से कितने जाकर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि तीसरे एपिसोड में जाकर MCU के यूनिवर्स का हिंट दिया गया है, बाकी के अब तक के 2 एपिसोड में बिल्कुल भी नहीं। जिस फॉर्मूले को अगर DC वाले फॉलो करते हुए अपने भी यूनिवर्स को कुछ इसी तरीके से बिल्ड करेंगे, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिसमें फिलहाल तो डेविड की तरफ से बहुत ही ज्यादा तारीफ जोकर जैसी फिल्म की जा रही है, जिसकी सक्सेस और कम से कम बजट ने सभी के सभी स्टूडियोज को हैरान कर दिया है। और मुझे लगता है ये चीज फिलहाल तो डेविड ज़ैस्लेव को बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जोकर की ये कमाई हीथ लेजर की फेम की वजह से हुई है। बाकी बात रही मैट रीव्स के बैटमैन की यूनिवर्स की भी, तो वो भी नाम बैटमैन की फेम का ही है, जिसमें से एक सुपरमैन का नाम कहीं घुम सा गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि डिस्कवरी वालों की तरफ से सुपरमैन का भी नाम लेकर ये बात तो कंफर्म कर दी गई है कि डिस्कवरी DC के मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी पीछे ना रखते हुए उनका भी अच्छा खासा यूज करेगा, ताकि ट्रेंड को फॉलो करते हुए DC वाले भी अच्छे खासे पैसे कमाए, जिनकी पॉपुलैरिटी से ही DC के यूनिवर्स में बाकी दूसरे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। वरना अगर कंटेंट दमदार बनाना है तो पैसे तो खर्च करने ही होंगे, ताकि लोगों को स्क्रीन पर एक्वामैन जैसी फिल्म दिखाई दे, जो DCEU के यूनिवर्स की फिल्म लगती है। इसके अलावा बात रही बैटमैन यानी कि मैट रीव्स के यूनिवर्स की बैटमैन और जोकर जैसी फिल्म की, तो वो एक सेपरेट यूनिवर्स है, जिसे बनाकर बीच बीच में डिस्कवरी वाले उन ऑडियंस को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं जो लोग सुपर हीरोज को रियलिटी की दुनिया में देखना चाहते हैं। लेकिन असल मायने में तो कंपटीशन DC वर्सेस मार्वल का ही चल रहा है, और इस जॉनर में फिलहाल तो डिस्कवरी वालों को DCEU के यूनिवर्स को भी उसी लेवल का बिल्ड करना होगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि इसकी शुरुआत कब तक होगी, तो डेफिनेटली मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि डिस्कवरी जो कुछ भी अपनी प्लानिंग कर रहा है, उसका पूरा पे ऑफ 2024 के पहले निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी कई सारी फिल्में जो बनकर रेडी है DCEU के अंडर, उन्हें भी रिलीज कर जो थोड़े बहुत पैसे या फिर अच्छे खासे पैसे स्टूडियो कमाकर यही देखेगा कि ये टाइमलाइन जो DCEU की AT&T या फिर कह लूं वार्नर ब्रदर्स के पुराने लोगों ने बनाई है, वो कितनी ज्यादा सक्सेस चल रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से वॉल्टर हमाडा जब से इस यूनिवर्स में आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से DCEU के यूनिवर्स को पहले से काफी
काफी ज्यादा सुधार दिया है, जिसमें फैंस की हेट अगर उन्हें सबसे ज्यादा मिलती है तो वो फैंस सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर के ही है। और बाकी के डीसी फैंस भी कम नहीं, जिनसे को डीसी के प्रेसिडेंट के डायरेक्टर इतने ज्यादा डरते हैं कि वो लोग सुपरमैन के प्रोजेक्ट तक को हाथ लगाना नहीं चाहते। जिसमें ये बात अगर खुलकर किसी ने की थी तो वो शज़ैम फिल्म के डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग है, जो अपनी लाइफ में कभी सुपरमैन की फिल्म डायरेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली उन्हें डीसी फैंस से बहुत ज्यादा डर लगता है। बाकी किंग्समैन सीरीज के डायरेक्टर मैथ्यू वॉगन तो सुपरमैन की फिल्म को डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो भी काफी ज्यादा कलरफुल और उनकी सोच से बनाई गई सुपरमैन की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म, जिनकी बात को कोट करते हुए मैं फिलहाल तो यही कहूंगा कि सुपरमैन के यूनिवर्स में अगर जो अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म बनाई गई है तो वो जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील है, दूसरी और कोई भी सुपरमैन की फिल्म नहीं, जिसका टक्कर बाकी दूसरी फिल्मों को फिलहाल तो लेना सुपरमैन के यूनिवर्स में फिलहाल के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसी शुरुआत सुपरमैन के यूनिवर्स को एज एन ओरिजिन चाहिए थी जैक स्नाइडर ने वही दी थी, लेकिन स्टूडियो का प्रेशर ऐसा था और उनकी चॉइस जस्टिस लीग के यूनिवर्स को जल्द से जल्द फैंस के सामने रखने का वो एक इतना बेकार डिसीजन था, जिससे डीसी फैंस क्या बाकी दूसरी ऑडियंस भी बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाई। और रिजल्ट में वो फिल्म भले से ही जैक स्नाइडर की कंट्रोवर्सी के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप क्यों ना हुई हो, लेकिन उसका मेन रीजन जैक स्नाइडर नहीं बल्कि इस फिल्म की हाइप थी, जो मैं फिर से कहूंगा कि अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं भी होती तो भी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि फिल्म जैक स्नाइडर के डायरेक्ट करने के बावजूद भी 1 बिलियन के आंकड़े क्या उसे पार करने में बिल्कुल नाकाम रहती, क्योंकि जब तक हाइप के हिसाब से डीसी वाले खुद के यूनिवर्स में कंटेंट को क्रिएट नहीं करेंगे और सुपरमैन और बैटमैन के अलावा जिसमें हाँ वंडर वुमेन और जस्टिस लीग के बाद एक्वामैन भी शामिल होती है, तो इन 4 फेसेस के अलावा बाकी ऐसे कोई भी फेसेस नहीं है जिनसे फैंस कनेक्ट हो और वो फैंस अपने उस सुपर हीरो को देखने के लिए जस्टिस लीग फिल्म को देखने के लिए आए। इसलिए जो चीज एमसीयू वालों की तरफ से अपनाई गई थी पहले सुपर हीरोज को सोलो फिल्म देकर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने की और फिल्म के एंड में एक हिंट उसे कनेक्ट करने का, वो काफी ज्यादा बेस्ट था, जिस आइडिया पर अब फिलहाल तो एमसीयू वाले बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो अब हो सकता है कि यह आइडिया डीसी यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा काम आ जाए, लेकिन ये सब कुछ साल 2024 के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि अब जो हो चुका है जैसे कि मैंने बताया उसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। और कई लोग जो रीशूट्स की बात करते हैं उसमें भी अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, और अगर ऐसा फ्लैश फिल्म के साथ हुआ तो ये फिल्म भी जॉर्ज वीडन की जस्टिस लीग की तरह ओवर बजट में बनी हुई एक फ्लॉप फिल्म ही कहलाएगी। इसलिए उस फिल्म में जो टेस्ट स्क्रीनिंग के हिसाब से रूमर निकल कर आई है उसी को फॉलो करते हुए डिस्कवरी वाले अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजें ठीक हो सकती है, वरना रीबूट ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, लेकिन साल 2024 में। जिनमें अब देखना तो इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि डिस्कवरी वाले इस वार्नर ब्रदर्स के मर्ज के बाद स्टूडियो में क्या क्या चेंजेस लाते हैं, जिसकी अपडेट तो अब बीच बीच में निकल कर आती ही रहेगी, भले से ही बाकी जो प्रोजेक्ट बनकर रेडी हुए हैं वो साल 2023 तक रिलीज क्यों ना हो जाए। लेकिन हाँ, इसमें जो मेजर चेंजेस है वो डेफिनेटली डीसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेंगे, जिनकी प्लानिंग वॉल्टर हमाडा ने पहले से कर रखी होगी, और डिस्कवरी के इस मर्ज के बाद हो सकता है कि इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कवरी वाले ग्रीन लाइट बिल्कुल भी ना दे, जो उनके हिसाब से उन्हें ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी के लिए तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी हेनरी कैल्वी के सुपरमैन को जिंदा करने की है और उसके यूनिवर्स से अच्छे खासे पैसे कमाने की भी, जिस पर वार्नर ब्रदर्स अपना मुंह बंद कर कई सालों से बैठा हुआ है। और अब इसके बाद बात कर ले कि डीसीयू के यूनिवर्स को संभालने के लिए कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। वेल, तो उसका प्रॉपर जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ट्रेंड जो ट्विटर पर चल रहा है उसमें सजेशन मैट रीव्स, जैक स्नाइडर और जेम्स गन जैसे नाम का ही दिया जा रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि ये तीनों फिलहाल तो केविन फैगी के लेवल पर इस यूनिवर्स को चलाने के लायक के है। क्योंकि बात रही सबसे पहले जेम्स गन की, तो वो डीसीयू के यूनिवर्स को केविन फैगी की तरह बिल्कुल भी रन नहीं करना चाहते, जो बात उनकी तरफ से बिल्कुल ही क्लियर कर दी गई थी। इसी बात के साथ वो भी कोट करते हुए कि वो डीसी के यूनिवर्स में किसी भी फेमस कैरेक्टर पर फिल्म या फिर सीरीज नहीं बनाना चाहते, बल्कि उन अननोन कैरेक्टर पर बनाना चाहते हैं जिस पर काम करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और एग्जाम्पल पीस मेकर और सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्म से हमें मिलता है कि जेम्स गन असल में डीसीयू के यूनिवर्स की ग्राउंड रियलिटी को ही पकड़कर उस यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें वो अच्छा भी कर रहे हैं, जो चीज डीसी के डाई हार्ड फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन मेरे हिसाब से उनका टोन इस यूनिवर्स को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आ जाए मैट रीव्स पर, तो मैट रीव्स ने ये बात सुपरमैन को ही लेकर बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि उनकी रियलिटी के इस यूनिवर्स में सुपरमैन कहीं पर भी फिट नहीं बैठता, यानी कि उनका टेक क्रिस्टोफर नोलन की ही तरह डीसी के यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा रियल रखने का है, और ये टेक भी उनकी नजर में बिल्कुल ठीक है, जिस पर चलते हुए डीसी वालों को अच्छा खासा फायदा भी होता है, क्योंकि उनकी भी फैन फॉलोइंग और बॉक्स ऑफिस नंबर आपको दिख रहा होगा कि काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। इसलिए ये भी एक अलग यूनिवर्स डीसी के मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाए जैक स्नाइडर पर, तो जैक स्नाइडर का जो टेक शुरुआत से ही डीसी वालों की तरफ से उन्हें दिया गया था, उस पर जैक स्नाइडर ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनकी लेंथ 2 घंटे से बहुत ही ज्यादा है, जो थिएटर में ऑडियंस को बिठाकर रखने के लिए फिलहाल तो शुरुआती दिनों में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और रिसेंटली जैक स्नाइडर कट भी जो निकल कर आया था जस्टिस लीग का, उसकी भी लेंथ 4 घंटे की थी, जो डेफिनेटली थिएटर में लगाकर सिर्फ फैंस को ही दिखाई जा सकती है, बाकी दूसरी ऑडियंस उसे बैठकर इतने घंटे तक बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। और अगर उस
फिल्म में कुछ भी काट छाट की गई तो रिजल्ट उस 4 घंटे की फिल्म का 2 घंटे के मुकाबले में कितना ज्यादा बुरा निकल कर आएगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। जो क्लियरली जैक स्नाइडर को इस लेंथ के हिसाब से तो फिल्में सीरीज के तौर पर ही बनाती हुई दिखती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ OTT के लिए। और अभी जो उन्हें प्लेस नेटफ्लिक्स पर दी गई है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जिसे जैक स्नाइडर बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए फैंस को एक से एक कंटेंट देते चले जाएंगे। बाकी अगर उन्हें लेकर किसी तरीके की प्लानिंग की जा रही है तो उस पर मैं तो बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से हिंट काफी मिस्टीरियस पोस्ट में फैंस को बार बार दिखते रहते हैं। खास करके इस पोस्ट को ही ले लो जिसमें जैक स्नाइडर ने दिस मीन्स समथिंग लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ हम उस पोस्ट में जो 2 तारीख देख रहे हैं उसमें से एक तारीख जस्टिस लीग के थिएटर के रिलीज की है, जिस दिन उनकी फिल्म को छोड़कर जॉश वेडन के वर्जन को रिलीज किया गया था। और उसके बाद दूसरी तरफ जो तारीख है वो जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग कट की HBO मैक्स की रिलीज डेट है। और इनमें से जो 2 स्पेस खाली है वहाँ पर फैंस के अकॉर्डिंग जस्टिस लीग 2 और 3 फिल्म आएगी, यानी कि उसकी रिलीज डेट। जिस बात में कितनी सच्चाई है वो बात तो जैक स्नाइडर की इस मिस्टीरियस पोस्ट की ही तरह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिन्हें अगर DCU में रखना है तो मुझे लगता है उन्हें आइडिया पहले से ही प्रोवाइड करना चाहिए। एक पूरा यूनिवर्स उन्हें बिल्ड करने के लिए देना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैक स्नाइडर ने जो टेक उनकी जस्टिस लीग फिल्म को दिया है वो इतने ज्यादा फास्ट पेस का है कि उस यूनिवर्स में इतना कुछ हो जाता है जिसका अंदाजा डाई हार्ड फैंस को ही है, नई ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उस यूनिवर्स को बिल्ड करने के लिए पहले बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जिन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, अब आप उस बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में जो भी डिटेल थी उसे मैंने पूरी तरीके से कवर किया है अपने हिसाब से, क्योंकि इससे ज्यादा रिलेटेड डिटेल निकल कर आई नहीं है, सिवाय इसी पॉइंट को लेकर कि फिलहाल तो डिस्कवरी वाले इस मर्जर के बाद एक काफी अच्छा बिजनेस माइंड पार्टनर देख रहे हैं, जो इस यूनिवर्स को बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिलाए। यानी कि कंटेंट फिलहाल तो अभी के लिए उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, जैसा बंदा अब डिस्कवरी वालों को मिलता भी है या नहीं, और आगे इसके कौन कौन से अपडेट आते हैं उन सभी को मैं पूरी तरीके से कवर कर आपको वो डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा जब निकल कर आ जाएगी। क्योंकि अब इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।